कैसे मेरे प्यारे साथियों, मैं आशीष फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, एक ज़बरदस्त सेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आखिर तक बनना और बहुत सारे आप अच्छे सवाल देखोगे, शायद वो आपको हेल्पफुल होंगे। और आप देखिएगा कि आज की क्लास से आपको पक्का सवाल पेपर में मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। चलिए तो शुरू करते हैं आज अपने सेशन को। पहला सवाल हमारा है कि भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना, कई बार पेपर में आता है। देखिए, भोजपत्र वृक्ष जो पाया जाता है बच्चे, वो हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, हिमालय के अंदर पाया जाता है। इसके साथ साथ आप ध्यान रख सकते हैं, ये लगभग आपको मिलेगा हिमालय में 4500 मीटर की ऊंचाई तक आपको भोजपत्र मिल जाएगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है भोजपत्र का, वो बेतुला यूटिलिस है। ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेते हैं। इसके अलावा देखिए, प्राचीन समय में भोजपत्र का इस्तेमाल ही ग्रंथों की रचना करने के लिए होता था। ग्रंथों को पहले कागज तो होता नहीं था, तो ये क्या करते थे, हम भोजपत्र के ऊपर ही लिख लेते थे। क्यों? क्योंकि भोजपत्र की जो छाल होती है वो किस रंग की होती है? वो सफ़ेद रंग की होती है। ध्यान रखना, पेपर में ये भी पूछते हैं कि भोजपत्र की छाल किस रंग की होती है। और देखिए, मैं हरिद्वार ज़िले से हूँ, तो आपको एक बात और बता देता हूँ, एक तथ्य कि हरिद्वार में एक यूनिवर्सिटी है, गुरुकुल कांगड़ी। उसका जो संग्रहालय है उसमें आज भी भोजपत्र पर लिखे कुछ दस्तावेज वहाँ पर संरक्षित किए गए हैं। ठीक है, तो इतनी सब बातें आपको भोजपत्र में ध्यान रखनी चाहिए। पेपर में कई बार ये सवाल बनता है। फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? शायद आपने बिल्कुल पकाया हुआ सवाल होगा आपको, लेकिन देखिए, कभी कभी कुछ सवाल जो आसान होते हैं वो भी गलती कर बैठते हैं। आपको पता ही है कि इसे कब शामिल करा गया? 2005 में शामिल करा गया। पहली बात, फूलों की घाटी कहाँ पर बेटा? वो हमारे चमोली ज़िले में है। इसके अलावा इसे फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। कब? 1982 में। इसके साथ साथ 1982 में चमोली के अंदर एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, आप जानते ही होंगे, जिसे 1988 में शामिल करा गया था। किसमें? विश्व धरोहर के अंदर। इसके साथ साथ यहीं पर अगर आपने फूलों की घाटी की खोज की बात करेंगे तो फ्रैंक स्माइथ या फ्रैंक स्मिथ जिसे बोलते हैं, और उन्होंने एक किताब लिखी थी, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। इसके अलावा देखो, फूलों की घाटी को और भी अन्य कई नामों से जानते हैं, जैसे नंदकानन, अलका, गंधमादन। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारे नामों से फूलों की घाटी को जाना जाता। तो आप ध्यान रखेंगे कि विश्व धरोहर में इसे 2005 में शामिल किया गया। नेक्स्ट सवाल देखना, लिस्सर किसकी सहायक नदी है? देखिए, लिस्सर जो सहायक नदी है बेटा, वो ये आपका पूर्वी धौलीगंगा जो है, इसी की सहायक नदी है। ध्यान रखेंगे। एक्चुअली क्या है कि धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है, जिसे हम गंगा नहीं, ये अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? ये अलकनंदा की है। और यही धौलीगंगा जब पश्चिमी धौलीगंगा बन के अलकनंदा में मिलती है, तो उसी के संगम को हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विष्णु प्रयाग के नाम से। और देखिए, अगर पंच प्रयागों की बात करें तो उन पंच प्रयागों में विष्णु प्रयाग आपका पहला प्रयाग है। और केवल अगर मैं कुल प्रयागों की बात करूं तो उसमें आपका केशव प्रयाग वो पहला प्रयाग होगा। लास्ट क्लास में भी, या लास्ट आपका जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें देखा था हमने तब भी। और इसमें कई बच्चे फंस जा रहे हैं कि पहला पंच प्रयागों में कौन है। ध्यान रखना, विष्णु प्रयाग है। और कुल प्रयागों के अंदर बात करूंगा तो वो केशव प्रयाग आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे अभी। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना आप सभी लोग। पहला सवाल हमारा यहाँ पे ये है कि जो पुरुष पंत जी थे वो किस चंद शासक के सेनापति थे? ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप इसका आंसर करेंगे तो आसान है, वो रुद्रचंद के क्या थे? सेनापति थे। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं, पुरुष पंत को एक और नाम है जिसे पुरखू पंत भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए, इन्हें कुमाऊं के रॉबर्ट ब्रूस के नाम से भी जानते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पेपर में आता है कि कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस किससे कहते हैं? ये भी रुद्र, ये आपका पुरुष पंत को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रुद्र, ये आपका जो पुरुषोत्तम पंत है, इसका संबंध पिथौरागढ़ जिले से रहा है। और देखिए क्या हुआ था, अगर आपको याद हो, रुद्रचंद जो हैं, जो राजा हैं यहाँ पर, इनके पिताजी का नाम था बालो कल्याण चंद। और बालो कल्याण चंद चाहते थे कि वो सीरा क्षेत्र पर अपना अधिकार करें, लेकिन वो अपने जीते जी इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। जब अंत समय आया तो अपने पुत्र को बुलाया, दुर्योधन को बुलाया उन्होंने, बालो कल्याण चंद ने। और बालो कल्याण चंद ने दुर्योधन को कहा कि वह मेरी इच्छा है कि मैं सीरा को जीतूं, तो अब पिताजी की इच्छा का सम्मान करना है। आपने देखा है ऐसा होता है। तो दुर्योधन क्या करता है? हमला करता है सीरा पे और हारता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई कई बार हमले किए जाते हैं, हारता है। तो अंततः ये परेशान हो जाता है कि क्या करूं, आपकी किसे लेके आऊं, कौन लड़ेगा, कौन सेनापति आएगा। तो तब
इसके दरबार में पुरुषोत्तम पंत आते हैं और पुरुषोत्तम पंत ने सबसे पहला काम, जो रुद्रचंद के पिताजी की इच्छा भी थी कि सीरा क्षेत्र को जीता जाए, तो रुद्रचंद के साथ मिलकर के पुरुषोत्तम पंत ने सीरा क्षेत्र को जितवाया। और देखिए पुरुषोत्तम पंत एक महान सेनापतियों में अपना नाम दर्ज करवा पाए। तो आप ध्यान रखना पुरुषोत्तम पंत इंपॉर्टेंट है और इन्हें पुरखू पंत के नाम से भी जानते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। इसके अलावा देखो टिहरी में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने करी है? कई बार सवाल बनता है। देखिए टिहरी में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना करी गई थी। 2 लाख रुपए से इसे शुरू करा गया था। इसे कीर्ति शाह जी ने शुरू करा था। तो आप ध्यान रख सकते हैं कीर्ति शाह ने टिहरी में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना करी। इसके अलावा देखो अगर आप 2-3 बातें कीर्ति शाह के बारे में बताएं तो इनकी संरक्षिका कौन थी? महारानी गुलेरिया जी इनकी क्या थी? वो संरक्षिका थी। ठीक है, महारानी गुलेरिया संरक्षिका थी। कीर्ति शाह ने टिहरी के अंदर नया दरबार बनवाया। इसके अलावा देखिए कीर्ति शाह को बहुत सारी उपाधियां मिली हैं। कीर्ति शाह एक बहुत बड़े राजा है, महान शासक है। डिटेल में इन्हें पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इन्हें चैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि भी मिली है। बहुत सारी उपाधियां इनके पास है। बहुत बड़ा कार्यकाल है। बहुत अच्छे से इन्हें देखेंगे। मैं क्लास में पढ़ाऊंगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, क्लास लगाऊंगा टिहरी रियासत की, तो तब डिटेल में बताऊंगा। अभी केवल आप यहाँ से इतना ध्यान रखें कि बैंक ऑफ गढ़वाल की जो स्थापना हुई वो 2 लाख रुपये से शुरुआत इसकी हुई थी। नेक्स्ट अगर देखें इसमें कि जो खुमरी नामक राजनीतिक संस्था है वो किस जनजाति में देखने को मिलती है? देखिए बेटा अगर आपने कभी जौनसारी पढ़ा होगा तो उसमें 2 प्रकार की संस्था मिलती है, एक खुमरी और एक खत खुमरी। ये क्या होती है? खत खुमरी। जो व्यक्तिगत निपटाने का काम करती है वो कौन होती है? वो खुमरी होती है। और जो गांव के बीच विवाद होता है उसे निपटाने का काम करती है वो खत खुमरी होती है। तो आप ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा जिन लोगों ने जनजाति नहीं पढ़ी है, मैं अपने चैनल का जहाँ पर वीडियो है जो मैंने पढ़ाई है, डिटेल में पढ़ाई है, उसका लिंक इस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो के। आप वहां से जाकर के उस लिंक से जाकर के वीडियो को देख लें, या आप अगर प्लेलिस्ट में भी जाएंगे हमारे चैनल में तो वहां उत्तराखंड इतिहास करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर आप लोग अपनी, या उत्तराखंड जीके मिल जाएगा, उसके अंदर आप लोग ढूंढ लेंगे। वहाँ पे आपको जौनसारी, थारू, राजी, मैंने लगभग सब कुछ चीज़ों की वहाँ पे मैंने बात करी है, बहुत डिटेल में बताया। एक बार ज़रूर देख लें। अगर आपने पढ़ा भी है फिर भी एक बार देखें, शायद आपको कुछ बेहतर मिल जाएगा। ध्यान से देखना। नेक्स्ट देखते बेटा, बुलाक पहना जाता है। देखिए बुलाक एक आभूषण है जो कहाँ पहना जाता है? वो नाक में पहना जाता है। बुलाक आपका नाक में पहना जाता है। बुलाक के लिए सबसे खास बात क्या है? ध्यान रखना, ये यू आकार का होता है। किस आकार का? यू आकार का होता है। ये सबसे ज़्यादा खास बात है। इसके अलावा देखिए नाक में और पहले जाने वाले जो आभूषण है, एक फुली है और एक नथुली है, जिसे नथ भी बोलते हैं आप, नथुली। और नथुली का ही दूसरा नाम है बेसर। ध्यान रखना, बेसर इंपॉर्टेंट है। बेसर आपसे पूछा जा सकता है। बेसर इसी का ही दूसरा नाम है। ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार पिथौरागढ़ का जनघनत्व है। ठीक है, पिथौरागढ़ का जनघनत्व बताना है। मैंने शायद आपको बताया था, अगर आपने क्लास ली हो मुझसे, तो मैंने बताया था कि मैक्सिमम जनघनत्व जो है वो किसका है? वो हरिद्वार का है। किसका है? हरिद्वार का, लगभग 801। इसके अलावा सबसे कम जो है वो उत्तरकाशी का 41। और मैंने वहाँ पिथौरागढ़ की भी बात करी थी, तो पिथौरागढ़ का जो जनघनत्व बेटा वो कितना है? 68 है। तो ध्यान रखना, पिथौरागढ़ का जनघनत्व कितना है? वो 68 है। इसके अलावा देखो उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड का जनघनत्व कितना बेटा? उत्तराखंड का जनघनत्व 89, 189, 189। भारत की बात करूं तो भारत का जनघनत्व है 382। अगर मैं उत्तराखंड की भारत के सापेक्ष स्थिति को देखूं, किस पोजीशन पे उत्तराखंड आता है, तो वो आएगा जनघनत्व के मामले में 25वें नंबर पे। तो ध्यान रखना, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल बनते हैं पेपर में। गोचर मेले की शुरुआत हुई, गोचर चमोली में पड़ता है, और इस मेले की शुरुआत बेटा हुई 1943 के आसपास से। गोचर के अंदर मेला लगना यहाँ पर शुरू हुआ, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए ये वैसे उत्तराखंड है नहीं है, चलो फिर भी ये सवाल आ गया है तो मैं बता देता हूँ, वो लद्दाख है। और लद्दाख में एक हेमिस नेशनल पार्क है जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, जो लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला। आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरेंटर रेखा जो है वो 1896 में है, ये भी ध्यान रखिए। इसके अलावा जीएस MCQ या जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं सीरीज लेके आऊँगा, आप उसे जरूर देखेंगे, महत्वपूर्ण रहेगी, डिटेल में बात करेंगे वहाँ पे। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल उत्तराखंड के अंदर जो है वो ये है कि कंडाली उत्सव जो है वो कब मनाया जाता है। देखो
कंडाली उत्सव आपने कई बार देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि इसे 12 वर्ष के अंतराल पे बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, किस जिले से संबंधित है बेटा, तो ये आपका पिथौरागढ़ से संबंधित है। इसके अलावा देखो ध्यान रखना, कंडाली उत्सव में बहुत महत्वपूर्ण बात है, पेपर में कई बार आती है, जो हमारी भोटिया जनजाति है वो इस कंडाली उत्सव को बनाती है। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जा सकता है कि लास्ट बार कंडाली उत्सव कब हुआ था, तो ये बेटा 2011 में लास्ट कंडाली उत्सव जो था यहाँ पर वो मनाया गया था। तो आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चे। नेक्स्ट देखो यहीं पे कि धान की रोपाई से संबंधित उत्सव है। देखिए एक उत्सव जो आपने शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो ढंग से देखें, जो हिल यात्रा है बेटा, ठीक है, क्या है, हिल यात्रा जो है वो धान की रोपाई से संबंधित है। इसके अलावा हिल यात्रा का संबंध किस जिले से है उत्तराखंड के, वो पिथौरागढ़ के जिले से है ना। पिथौरागढ़ जो हमारा जिला है उस जिले से इस हिल यात्रा का संबंध है। अगर ये पूछा जाए किससे प्रभावित है, तो ये नेपाल से प्रभावित है। नेपाल में एक ऐसी, या नेपाल कहूँ या बिल्कुल पश्चिमी नेपाल कहूँ, उस क्षेत्र में एक इंद्र यात्रा होती है बेटा। क्या होती है, इंद्र यात्रा। तो ये इंद्र यात्रा से क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है, उससे मिलता जुलता है। इसके अलावा देखिए इसमें क्या करते हैं, धान की रोपाई करते हैं, उसके बाद इसमें स्वांग नृत्य करा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, स्वांग नृत्य करते हैं, मुखौटा नृत्य करते हैं, उसमें मुखौटा पहन करके डांस किया जाता है, ठीक है। और इस हिल यात्रा का जो मुख्य पात्र है वो है लखिया भूत बाबा। ध्यान रखना, लखिया भूत बाबा इसके मुख्य पात्र हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, जैलंग पर्वत स्थित है आपका, जैलंग पर्वत मुझे बताना बच्चे, वो उत्तरकाशी में स्थित है। देखिए ध्यान रख सकते हैं आप, जैलंग पर्वत का संबंध उत्तरकाशी से है। इसके अलावा उत्तरकाशी में और भी बहुत सारे पर्वत हैं, जिसमें स्वर्गारोहणी हिमनद भी है, पर्वत भी है, संतोबत हिमनद भी है, पर्वत भी है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूँ, नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम, शायद नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, तो आप ध्यान रखेंगे ओडाथली। ये जो सब ऑप्शन नंबर सी आपका है, ओडाथली नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम है। और देखिए नरेंद्र नगर को वर्तमान रूप देने का काम किया था किसने, टिहरी नरेश नरेंद्र शाह जी ने वर्तमान रूप दिया था और नरेंद्र नगर को अच्छे से बसाया। और 1925 में नरेंद्र शाह जी ने नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी के रूप में प्रमोट किया था। ध्यान रखना, वर्तमान स्वरूप किसने दिया, नरेंद्र शाह जी ने दिया। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, उत्तराखंड रणजी टीम के पहले कप्तान कौन थे, सवाल पूछा जा सकता है। तो वो बच्चे रजत भाटिया जी थे। अगर आपने, मैंने जो पीडीएफ आपको सेंड करी थी टेलीग्राम के ऊपर और मैंने व्हाट्सअप भी किया था आप लोगों को, तो अगर आप लोगों ने वो पीडीएफ पढ़ी हो तो ये सवाल सीधा सीधा वहाँ से आया हुआ है। देखिए कि रणजी टीम के पहले कप्तान उत्तराखंड के वो रजत भाटिया जी थे, ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 2006 में हुई है। और उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को BCCI जो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी बॉडी है, इससे मान्यता इसे 2019 में मिली थी। और 2019 में जब इसका इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर जो अध्यक्ष चुने गए हमारे उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के UCA के, वो थे जोत सिंह गुंझोला। और महासचिव जो चुने गए वो थे महीम वर्मा। ध्यान रखना, महीम वर्मा। इसके अलावा आप इसमें एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि उत्तराखंड के जो कोच हैं उनका नाम है मनीष झा। क्या नाम है, मनीष झा। और देखिए यहीं पे एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको पता हो कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऋषभ पंत, उन्हें हटा दिया गया है, ध्यान रखेंगे। प्रसून जोशी अभी लेटेस्ट बने हैं, बिल्कुल ध्यान रखना, प्रसून जोशी जी हमारे लेटेस्ट अभी क्या बने हैं, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करे गए हैं। देखिए अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएंगी, क्लास में लगातार दे रहा हूं। और खासकर पुलिस वाले तो बिल्कुल भी मत छोड़ना भाई, क्योंकि अभी फ़िलहाल में पेपर देना है, बिल्कुल बात कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप क्लासेस लगाते रहना अच्छे से, ठीक है। करंट अफेयर भी देखते रहना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। रालम ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। देखिए रालम ग्लेशियर, सबसे पहली बात इसका संबंध कहाँ से है, पिथौरागढ़ से है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में और भी कई सारे ग्लेशियर हैं, जैसे मिलम, एक ग्लेशियर बड़ा प्यारा सा मिलम है। और देखिए मिलम के लिए कुछ खास बात है, वो क्या है कि अगर कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाता है, मिलम हो जाता है। एक नामिक है, एक पोंटिंग है और एक है सोना। क्या है,
सोना, ठीक है। सोना के नाम पर कई सौ के चेहरे पे आ गई होगी मुस्कान। तो देखिए बेटा, ये सोना वो सोना नहीं है जिस सोना के बारे में आप सोते हुए सोचते हैं, ठीक है। ये सोना ग्लेशियर है, हिमनद है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका शुभारंभ कब हुआ? तो देखिए इस ट्रेन का जो शुभारंभ हुआ बच्चे वो 2018 में हुआ, और जो ये ट्रेन है वो काठगोदाम से देहरादून के बीच चलती है। काठगोदाम से देहरादून के बीच ये ट्रेन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ध्यान रखना। इसके अलावा देखो आगे बात करते हैं इसमें। अच्छी तो वापस आ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये आ गया, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम दूधातोली से नहीं होता? देखिए दूधातोली एक श्रेणी है, और देखिए कई बार ये बात मैं बता भी चुका हूँ किस में है, एसीपी में है। अब एसीपी क्या है मेरे बच्चों? अल्मोड़ा। सी और पी आपको मुझे बताने हैं ये क्या है, ठीक है। या आप ऐसे कहिए कि आप मुझे बताना कि तीनों के तीनों कि दूधातोली श्रेणी किन किन जिलों के अंदर फैली हुई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे इस बात को, ठीक है। अब देखिए दूधातोली से कुल मिलाकर के 5 नदियां निकलती हैं। कितनी? 5। कौन कौन सी? आटागाड़ बिल्कुल निकलती है। हमें बताना कि जो नहीं निकलती, पूर्वी नेयार बिल्कुल निकलती है, पश्चिमी रामगंगा बिल्कुल निकलती है, और पश्चिमी रामगंगा दूधातोली श्रेणी से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी भी है। इसके अलावा जो कोसी है वो नहीं निकलती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोसी। इसके अलावा 2 जो नदी निकलती हैं वो एक आपकी आटागाड़ हो गई है, पूर्वी नेयार, एक पश्चिमी नेयार है, और दूसरी वीनो या वूनो यहाँ से इस श्रेणी से निकलती है। निम्न में से किस स्थान से त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है? तो बेटा ये जो त्रिशूल लेख है ये आपका गोपेश्वर से प्राप्त हुआ है, और गोपेश्वर किस जिले में बेटा? ये आपके चमोली जिले में है। और देखिए गोपेश्वर को चमोली का मुख्यालय बनाया गया कब? 1970 में। ध्यान रखना 1970 में मुख्यालय बनाया गया, और यही चमोली गोपेश्वर से एक बहुत ही फेमस आंदोलन है, शायद आपने सुना हो, चिपको आंदोलन। कौन सा? चिपको आंदोलन, ठीक है। चलिए मुझे बताना कि अगर आपने कभी चिपको आंदोलन पढ़ा हो, मैं डिटेल में बता दूंगा, क्लास लगाऊंगा आंदोलनों की, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। मुझे बता देना कि चिपको वुमेन किसे बोलते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, चिपको वुमेन किसे बोलते हैं। देखिए जैसे ही मैं सवाल पूछूं तो वीडियो को पॉज करिए और सीधा कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे वहां पर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। ऐसा मत करा करें वीडियो देख ली कमेंट करा ही नहीं, बाद में या भूल जाते हैं। अभी करिए, अगर आप जानते हैं वीडियो पॉज करिए और वापस चलिए कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में अमरनाथ की तरह जो बर्फ़ है, बर्फ़ का बना हुआ शिवलिंग दिखाई देता है? बेटा ये भी चमोली ही है। चमोली के अंदर अमरनाथ की तरह बर्फ़ के शिवलिंग जैसा दिखता है। और देखिए चमोली का जो क्षेत्रफल है वो 80-30 है वर्ग किलोमीटर, जो उत्तराखंड में सबसे अधिक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला आपका चमोली। इसके अलावा चमोली जो है वो जिला बना 1960 में, और ये अलकनंदा जो हमारी नदी है उसके तट पर बसा है पूरा का पूरा चमोली, ध्यान रखिएगा। अच्छा है। भारत की भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। देखिए ये उत्तराखंड का सवाल नहीं है, लेकिन चलिए दक्षिण पश्चिमी मानसून है। मानसून मैंने बहुत डिटेल में समझाया आपको, 2 शाखाएं आती हैं, एक शाखा ऐसा जाती है, तो ये 3 शाखाओं में टूटता है। तो ये जो आपकी शाखा है दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा है, ये क्या करती है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा करवाती है। इसमें भी 3 शाखाएं हैं, इसके अलावा 2 शाखाएं अलग से हैं, फिर लौटता हुआ मानसून है। तो मैंने डिटेल में पढ़ाया है, टेंशन लेना, क्लास लगा दूंगा मैं यहाँ पर भी, डिटेल में पढ़ाऊंगा बोर्ड पे, परेशान नहीं होंगे आप लोग। अभी बस आंसर देख लेना, दक्षिण पश्चिमी मानसून ये होता है। नेक्स्ट बढ़े। राज्य का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए ऐसे तो याद करने के लिए ठीक है, आप सीधा याद कर सकते हैं। 1.69% जो है वो उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के सापेक्ष है। लेकिन शायद आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। भारत की बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल 328 72 63, देखिए फ़ोन नंबर की तरह याद कर लीजिए, 328 72 63 वर्ग किलोमीटर। अगर इसमें इसका प्रतिशत निकालूंगा मैं तो कितना आएगा? 1.69% आएगा, ठीक है। इसलिए 1.69% हमारा आंसर भी है। लेकिन अगर हम भारत का क्षेत्रफल दुनिया के सापेक्ष बात करें तो बेटा वो कितना है? वो
2.4% है। कितना? 2.4% भारत का क्षेत्रफल दुनिया के सापेक्ष। ध्यान रखना इस बात को भी, इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड से सर्वाधिक सीमा साझा करता है? बड़ा आसान सा है, जो बिजनौर जिला है, आपने देखा है बिजनौर जिला जो है उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से सीमा साझा करता है। इसके अलावा पौड़ी से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो बिजनौर वालों का ध्यान रखिए भैया, बिजनौर हमारे साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा यही कर रहा है हम लोगों के साथ। ठीक है, ध्यान रखना इनका। आगे बढ़ें। चोखम दून स्थित है। देखिए बढ़िया सवाल है, कई बार ये दून में फंस जाते हैं बच्चे लोग, तो ध्यान रखना पौड़ी के अंदर जो है वो चोखम दून आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। उत्तराखंड का जनगणना 1951 2011 में कितना था? देखिए एक बात है, यहाँ फंस जाओगे, क्योंकि 2011 का तो शायद आपको पता होगा कि आपको पता होगा 189 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो यहाँ है नहीं, तो ये तो चलो गया। इसके अलावा देखो बाकी फंस जाओगे कि 63 था, 189 था या कितना था। देखो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2011 में जब 189 है तो मेरे हिसाब से 1951 में 139 तो नहीं होगा, तो ये व्यवहारिक सा लग नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपको नहीं लग रहा है। अब इसमें कितना है देखो ध्यान रख लेना, 51 में बेटा 53 था जनगणना उत्तराखंड का, और वर्तमान में 189 है, तो ये आपका क्या है? आंसर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर सकते हैं तो आपने भी पिथौरागढ़ का देखा था, उसमें कितना था? वो 68 था। हरिद्वार का देखा था, हरिद्वार के अंदर कितना था? वो 801 था, और सबसे कम किसका था? उत्तरकाशी का था। कितना? मात्र 41। वो अभी आपने पीछे अभी आपने सवालों में देखा था। ठीक है, ध्यान रखना सब बातों का। राज्य के कितने जिले हैं? ये छूट गया था, कितने बाद में डाल दिया था। कितने जिले की साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता के औसत से अधिक है? देखो इसके लिए देखो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि राष्ट्रीय साक्षरता है कितनी। तो देखो बेटा राष्ट्रीय साक्षरता कितनी है? 73 है, इससे ज़्यादा है। अब जानना पड़ेगा कि कम से कम हमारे यहाँ साक्षरता कितनी है। देखिए हमारे यहाँ सबसे लीस्ट जो साक्षरता वाला जिला है वो उधम सिंह नगर है, और उधम सिंह नगर की साक्षरता मेरे प्यारे है 73.10%। तो इसका मतलब हमारे सबसे कम साक्षरता वाला जिला भी क्या है? राष्ट्रीय जो साक्षरता का औसत है 73% से ज़्यादा है। सवाल का आंसर तो समझ में आ गई होगी बात, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो 13 ही हो जाएगा, कि हमारे 13 के 13 जिलों की साक्षरता जो है वो भारत के औसत राष्ट्रीय साक्षरता से अधिक। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा साक्षरता जो हमारी है वो हमारे देहरादून की है, वो लगभग 84.25% है। इसके अलावा उधम सिंह नगर सबसे लीस्ट है, वो कितनी है? वो 73.10% है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्य के किस समुदाय की जनसंख्या सबसे कम है? देखिए ये किस समुदाय की है बेटा? जैन समुदाय की जो जनसंख्या है वो राज्य में सबसे कम है। इसके अलावा आप बता सकते हैं सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति आपकी कौन सी है बेटा? वो जनजाति है आपकी राजी। और अगर आपने राजी नहीं पढ़ी है तो मैंने बताया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा आपको वहाँ का, वहाँ जा कर के आप उसे ज़रूर देख लेंगे। आप देखिए जनजाति आपकी बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगी? प्रिपेयर हो जाएंगी। आगे बढ़े प्यारो। देखो वीडियो स्किप मत करना भाई, देखना जरूर, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सारी की सारी। और अगर प्रयास अच्छा लग रहा है तो देखो भाई आप लोग देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे बाकी और जो भी चीज़ें मैं ला रहा हूँ वो देखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। देखिए बिस्सू, पंचाई और दियाई किस जनजाति के त्यौहार हैं? आपसे ये पूछा गया है। तो बेटा ये सारे के सारे किसके त्यौहार हैं? जौनसारी के त्यौहार हैं। और देखिए जौनसारी की बात हो और जागड़ा की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनका सबसे इम्पोर्टेंट फेमस महासू देवता के लिए जो त्यौहार मनाया जाता है वो कौन सा? हमारा जागड़ा है। इसके अलावा ये माघ त्यौहार भी बनाते हैं। माघ के साथ साथ ये जन्म जो कृष्ण जन्माष्टमी है उसे अठोई के रूप में बनाते हैं। एक भिरोली इनका त्यौहार है, ध्यान रखेंगे। और अभी हमने पीछे देखा था कि इन जनजातियों में जौनसारी के अंदर एक खुमरी और दूसरी खत खुमरी भी देखने को मिलती है। और ध्यान से समझना, उत्तराखंड का वैसे सबसे बड़ा जनजातीय समूह थारू है, लेकिन अगर हम गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? वो जौनसारी है। उत्तराखंड में नंबर 2 पे है, लेकिन गढ़वाल में नंबर 1 पे कौन सा है? वो जौनसारी है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई। आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में जो मत्स्य नीति है वो 2002 में बनी है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अगला है उत्तर का वाराणसी उपनाम है। किस नाम से, किस निम्नलिखित में से किसे उत्तर का वाराणसी कह के बुलाते हैं? तो देखना बागेश्वर जो है, वाराणसी आपको पता ही है शिव जी से जुड़ता है, और बागेश्वर में बागनाथ मंदिर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, तो बागेश्वर को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तर का वाराणसी कहते हैं।
इसके अलावा बागेश्वर के कई सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। बागेश्वर को बेटा मेरे व्याघ्रेश्वर भी बोलते हैं। इसके पीछे कहानी है, मैं बताऊंगा। जिला सीरीज अगर आपने देखी हो, जिला सीरीज मेरी पड़ी हुई है, उसे जा करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि बागेश्वर क्या है। इसके अलावा जल्दी ही 1 तारीख से 1 जनवरी 2023 से एक बिल्कुल नए सिरे से पढ़ाऊँगा। एक एक चीज़ को बोर्ड के पढ़ाऊँगा, बोर्ड पर पढ़ाऊँगा, बिल्कुल क्लियरली पढ़ाऊँगा और एक बिल्कुल अद्भुत, एक ज़बरदस्त जो जिला सीरीज़ है वो मैं लेके आऊँगा। और आप देखेंगे लगभग 80% मोर देन मैं पूरा उत्तराखंड अपने ज़िला के अंदर कवर करके चलूँगा। ध्यान से देखना, एक सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त होगी आपके लिए, ठीक। इसके अलावा देखो आपका जो बागेश्वर है, बागेश्वर को शिव नाभि भी बोलते हैं। ध्यान रखना, कई बच्चों को शायद ये नाम पता भी ना हो, शिव नाभि के नाम से भी जानते हैं। अग्नितीर्थ मानसखंड में बोला गया, ये तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा जो बागेश्वर है वो जिला बना 1997 में। अच्छा, मुझे बताना कि बागेश्वर के साथ 2 जिलों का निर्माण और करा गया था, वो कौन कौन से जिले थे, उनका नाम मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो पॉज करिए और जाकर के कमेंट करिए, ठीक है, तभी अच्छा लगेगा। अगला है कि राशि स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो देखो, राशि स्टेडियम जो है बेटा वो पौड़ी गढ़वाल के अंदर स्थित है। ध्यान रखना, राशि स्टेडियम कहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल में है। और देखिए, अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि ये सुनने में आ रहा है कि शायद पौड़ी गढ़वाल के राशि स्टेडियम का नाम बदला जाएगा, इसे शहीद जसवंत सिंह रावत स्टेडियम कह के बुलाया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी आप केवल इतना जानेंगे कि राशि स्टेडियम कहाँ पे है, वो पौड़ी गढ़वाल के अंदर है। गोविंद वल्लभ हिमालयन राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ पे है, राष्ट्रीय नेशनल हिमालयन पर्यावरण संस्थान बेटा देखो ये आपका अल्मोड़ा के अंदर है, और यहाँ कोई भी ऑप्शन आपका अल्मोड़ा नहीं है। तो देखिए, सवाल को आप ध्यान रखना, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, अल्मोड़ा के अंदर है। बस आप ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन नहीं है, आप अल्मोड़ा को ध्यान में रख लेना। चंद्रप्रभा एतवाल को पद्मश्री से कब सम्मानित करा गया। देखो, चंद्रप्रभा एतवाल, सबसे पहली बात इसमें जानेंगे ये क्या है, एक पर्वतारोही है। इसके अलावा इनके एक और नाम है, इन्हें माउंटेन गोट कहते हैं, माउंटेन गोट। और माउंटेन गेट को अगर मैं हिंदी रूपांतरण करूँगा तो मैं कह सकता हूँ कि इन्हें पहाड़ी बकरी कह के संबोधित करा जाता है। क्या, पहाड़ी बकरी, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा इनका संबंध किस जिले से है उत्तराखंड के बच्चों, ये पिथौरागढ़ जिले से संबंधित है, आप और ध्यान रख सकते हैं। जो दयारा बुग्याल है, दयारा बुग्याल को विश्व पटल पे उपस्थिति दिलाने का जो काम है वो चंद्रप्रभा एतवाल जी ने किया है। नंदा देवी पर्वत पर पहुंचने वाली पहली महिला भी कौन है, चंद्रप्रभा एतवाल हैं। और इन्हें पद्मश्री जो पुरस्कार मिला था प्यारो, वो 1990 में मिला था। ध्यान रखना, 1990 के अंदर इन्हें क्या मिला है, चंद्रप्रभा एतवाल को पद्मश्री से नवाजा गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड का बांज के पौधे हैं, ये कैसा है, ये बेटा समशीतोष्ण वन है, ठीक है, ध्यान रखना। और बांस को क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का वरदान कह के भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है, वो पीडीएफ अगर मैंने भेजी थी आपने देखी होगी तो वहाँ मिल जाएगा। जसपाल राणा का संबंध प्यारो निशाने बाजी से है, शूटिंग में है। और देखिए, जसपाल राणा का जो उपनाम है, इन्हें गोल्डन बॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्डन बॉय के नाम से आपकी जसपाल राणा फेमस हैं। इसके अलावा जसपाल राणा का जो संबंध है वो टिहरी जिले से है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि किस खिलाड़ी का संबंध किस जिले से है। इसके अलावा आप इसमें 2 बातें और ध्यान रखेंगे। 1994 इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, और दूसरी बात 2019 इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। हाल फिलहाल 2022 का जो अर्जुन पुरस्कार है वो लक्ष्य सेन जी को दिया गया है। करंट अफेयर का सवाल है, ध्यान रखना, लक्ष्य सेन को इससे पिछले वाला दिया गया था आपका जो हमारी हॉकी प्लेयर हैं उन्हें दिया गया था, तो ध्यान रखेंगे। उनका नाम है, हॉकी प्लेयर जो हमारी हैं, आप उनका नाम भी ध्यान रख सकते हैं, वंदना कटारिया। हाँ, वंदना कटारिया जी को दिया गया था, तो आप ध्यान रखना। अभी सवाल लक्ष्य सेन के लिए घोषित हो गया है, ध्यान रख सकते हैं आप लोग। फड़कानोली एवं पेटसाल शैलाश्रय की खोज किसने करी थी प्यारो, इसकी खोज यशोधर मठपाल जी ने करी थी, ध्यान रखेंगे। यशोधर मठपाल, इनका संबंध उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से है, इससे अल्मोड़ा जिले से इनका संबंध है। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री से 2006 में नवाजा गया था यशोधर मठपाल जी को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में आलू की खेती
किसके द्वारा शुरू की गई। देखिए भैया ये सवाल थोड़ा सा अटपटा है, इसका सही जवाब नहीं मिल पा रहा है मेरे को, लेकिन अगर परीक्षा वाणी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसका सही जवाब क्या है, मेजर यंग है। मेजर यंग ने ही यहाँ पर आलू की खेती शुरू करवाई थी परीक्षा वाणी के अनुसार। ठीक है, ये किसके अनुसार है, परीक्षा वाणी के अनुसार। इसके अलावा देखो फ्रेडरिक विल्सन, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने हर्षिल में आलू की खेती शुरू करवाई थी। ध्यान रखेंगे हर्षिल में आलू की खेती शुरू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है, वो फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। और फ्रेडरिक विल्सन को पहाड़ी विल्सन के नाम से भी जानते हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए गोरखा शासन में शुभ विवाहों पर लिया जाने वाला कर जो था बेटा वो टीका कर लेते थे। ध्यान रखना, टीका भेंट लेते थे गोरखा शासन के अंदर। एक बहुत ही क्रूर शासक है, गोरखानी है, और ध्यान रखेंगे टीका भेंट ये लिया करते थे। नेक्स्ट है विलियम टेल द्वारा कितने भूमि बंदोबस्त करवाए गए हैं। देखिए अगर आपने क्लास ली हो तो आप एक बात समझ जाएंगे, कम से कम 8 तो आंसर नहीं होगा, 5 भी आंसर नहीं होगा। फंसाने वाला सवाल ये है कि 6 है या 7 है, ये फंसाने वाली बात है। आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि देखिए कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि इन्होंने सातों के सातों करे। एक्चुअली हुआ क्या था, जब एडवर्ड गार्डनर कमिश्नर बने तो उनके सहायक के रूप में कौन आए थे, वो विलियम टेल ही आए थे। और एडवर्ड गार्डनर चले गए थे नेपाल, तो यहाँ पर सारे प्रशासनिक कार्य कौन देख रहा था, टेल साहब देख रहे थे। तो कहते हैं कि पहला भूमि बंदोबस्त जब हुआ तो उस समय टेल ही थे यहाँ पर, लेकिन अगर बात करें कमिश्नर तो उस समय कौन थे, वो एडवर्ड गार्डनर ही थे। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि 6 करे हैं और कुछ का ये मानना है कि इसमें 7 करे हैं। हम किसके साथ जाएं, ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि 6 या 7। यहाँ पर देखिए आप जा सकते हैं, मैं बताता हूँ, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप 7 के साथ यहाँ पर चले जाइए, 7 सही आंसर है। ठीक है, पावलगढ़ वेटलैंड आरक्षित की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो देखिए सबसे पहली बात की स्थापना कब हुई है ये हमें बताना है, तो ये बेटा 2012 में हुई है। और पावलगढ़ वेटलैंड देखिए धरना नहीं है, नैनीताल में है। कहाँ पे है, नैनीताल के अंदर पावलगढ़ वेटलैंड है। इसके अलावा नैनीताल में एक और वेटलैंड है जिसका नाम है नंदा देवी हिमालय। नंदा देवी हिमालय वर्ल्ड रिजर्व है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई है। ठीक है, तो वो भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, ये पूरे 40 सवाल है भैया, ध्यान से देखना है। अस्सी गंगा का उद्गम होता है, कहाँ से होता है अस्सी गंगा, डोडीताल से निकलती है। और डोडीताल कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है, तो ध्यान रखेंगे डोडीताल कहाँ पे, उत्तरकाशी में। इसके अलावा जो अस्सी गंगा है वो किसकी सहायक नदी है, वो भागीरथी की सहायक नदी है। भागीरथी कहूँ या गंगा कहूँ, उसकी क्या है, ये सहायक नदी। नेक्स्ट, जाख मेला कहाँ पे लगता है, बढ़िया सवाल है, जो गुप्त काशी है इसके अंदर क्या लगता है आपको, जाख मेला देखने को लगेगा। इसके अलावा नेलंग दर्रा किसे जोड़ता है, दर्रा क्या होता है कि 2 पहाड़ी के बीच का जो रास्ता होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। तो नेलंग दर्रा किसे जोड़ेगा, ये उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता हुआ आपको दिख जाएगा। राज्य का पहला महिला बैंक खोला गया था। देखिए राज्य का पहला महिला बैंक ये आपका देहरादून, जो हमारी राजधानी है, स्थायी राजधानी है, वहीं पर खोला गया था। तो आप ध्यान रख सकते हैं राज्य का पहला महिला बैंक। खेती खान का सूर्य मंदिर, देखिए ये खेती खान का जो सूर्य मंदिर है वो चंपावत में है। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं, ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। खेती खान वाला कहाँ पर है, ये चंपावत के अंदर है। मंद कामेश्वर मंदिर कहाँ पे है बेटा, ये मंद कामेश्वर मंदिर आपका बेटे कुमाऊं के अंदर है, रानीखेत के अंदर। और आप सभी जानते हैं रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट, जो मैंने पिछले पेपर में पूछा भी था, उसका मुख्यालय है। ये कब बना, 1948 में ये यहाँ पर इसका मुख्यालय बना हुआ है। इसके अलावा जो कुमाऊं रेजिमेंट है इसका एक अन्य नाम है, इसे आदमखोरों का पंथ भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो कुमाऊं रेजिमेंट या गढ़वाल रेजिमेंट की बात करूं या सैन्य छावनियों की बात करूं तो इनके बारे में जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि देश सेवा करते हैं। लेकिन मैंने इन्हें सबको एक श्रृंखला में पिरोने की कोशिश करी है। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ आपको सेपरेटली कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट दोनों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। हमारे पेपर से संबंधित सारे तथ्य उसके अंदर डाले गए हैं, डिटेल में बताया गया है, तो आप उस क्लास को देख लेंगे। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर डाल दूंगा, लेकिन आप देख जरूर लेना वहाँ जाके, शायद आपको किसी काम आ जाएगी, मैं आपके किसी काम आ पाऊँ। वो डेटा इंपॉर्टेंट बताया गया है, सारी बातें वहाँ कवर कर दी हैं, सवाल उससे बाहर नहीं आएगा। कौन कौन सैन्य पुरस्कार वहाँ मिले, कौन कौन वहाँ पे सिपाही वहाँ से जुड़े हैं, किसे क्या कहा गया, इनका मोटो क्या है, युद्ध गीत क्या है, स्थापना का वर्ष क्या है, मुख्यालय क्या है, सब कुछ डिटेल में मैंने
बात करी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं या बाद के लिए सेव कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। गढ़वाल का राणा प्रताप कहा जाता है, बढ़िया सवाल है जी। देखो, गढ़वाल का जो राणा प्रताप कहा जाता है वो कफ्फू चौहान को कहा जाता है। कफ्फू चौहान, एक 52 गढ़ों की बात आपने करी है। 52 गढ़ आपने देखा कि 52 गढ़ों में टूटा कत्यूरी राजवंश के बाद हमारा उत्तराखंड। उनमें से एक गढ़ था उपूगढ़। कौन सा गढ़ था? उपूगढ़, जिसे उदयगढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो उस उदयगढ़ का सरदार कौन था? वो कफ्फू चौहान था। और कफ्फू चौहान कहते थे अपने आप को कि मैं पशुओं में सिंह के समान हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। कफ्फू चौहान का अंतिम युद्ध जो हुआ वो अजयपाल के बाद साथ हुआ। अजयपाल का वो भी अंतिम युद्ध था और अजयपाल ने हालांकि कफ्फू चौहान को हरा दिया था इस युद्ध में, लेकिन अजयपाल इनकी वीरता का लोहा माने। उनके लिए उन्होंने सम्मान सब कुछ कहे, जिसमें इन्होंने कहा अजयपाल जी ने कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गए। तो ऐसे ज़बरदस्त कफ्फू चौहान थे जिनकी जानकारी हमें पवाड़ों में मिलती है, लोक गाथाओं में मिलती है, तो आप ध्यान रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। राज्य में वन पंचायतों का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? देखिए, राज्य में अगर हम बात करें तो वन पंचायतों के गठन की अगर चर्चा करेंगे तो वन पंचायतों का गठन मेरे प्यारों वो हुआ है 1931 में। इसके अलावा वन पंचायतों के बारे में 2-3 बातें आप जान सकते हैं कि वन पंचायतों में लगभग जो होते हैं वो 9 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 क्या होती हैं? फीमेल होती हैं, हमारी महिलाएं होती हैं। इसके अलावा देखिए, वन पंचायतें अगर वर्तमान में 2020-21 डेटा की बात करूं, जो लेटेस्ट डेटा है लगभग वो 12,167 यहाँ पर वन पंचायतें इस समय उपलब्ध हैं। और देखिए, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल 53,483 में से 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वो क्या है? वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसमें से 13.41% वन पंचायत के अंतर्गत वो क्षेत्र आता है, ध्यान रखना। और वर्तमान में उत्तराखंड के 11 जिलों के अंदर वन पंचायत अधिनियम लागू किया गया है। कितने जिलों में? 11 जिलों में वन पंचायत अधिनियम लागू किया गया है। नेक्स्ट देखो, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है? ये हमें बताना बच्चे। ये आपका श्रीनगर के अंदर स्थापित है। और देखिए, इस मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो 7 जुलाई 2008 को हुई थी। कब? 7 जुलाई 2008। लास्ट है इसमें कुमाऊं में अल्मोड़ा शैली की रामायण की शुरुआत कब हुई बेटा? ये 1860 में हुई है। मैंने बताया था क्लास में, डिटेल में बताई थी बात, तो ध्यान रखना। अल्मोड़ा शैली की रामायण की शुरुआत 1860 में मानी जाती है। इसके अलावा उत्तराखंड में सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा नगर। देखिए, नगर पूछ रहा है, ध्यान लेना, गांव नहीं पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? नगर पूछ रहे हैं। तो अगर आपने जब मुझसे पढ़ा था तो आपने अगर देखा हो प्यारो, मैप जब हमने बनाया था तो नीचे गोपेश्वर, ऊपर जोशीमठ और सबसे ऊपर जो नगर की बात करूं तो वो क्या है? बद्रीनाथ सबसे ऊपर था, माणा के नीचे। याद होगा आप लोगों को, मैप को थोड़ा सा नज़र में डालिए तो वहाँ आपको बद्रीनाथ मिल जाएगा। और इसका सही आंसर क्या है? वो बद्रीनाथ है। ठीक है, चलिए आज की मैं इतनी ही बातें हैं। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और देखिए, कोशिश करी जाती है कि आपको अच्छे से अच्छा दे दूं, अच्छे से अच्छा आप तक पहुंचा दूं, जो आपको हेल्पफुल हो जाए, आपके पेपर में काम आ पाए, आप भविष्य में कुछ कर पाएँ। और देखिए, अगर आपको प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझे बताएं कि क्या और वीडियो हमें किस क्षेत्र में बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, सवाल की संख्या बढ़ाऊं, घटाऊं, क्या करूं, थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में डालूं, वीडियोस बनाऊं, जैसे कहो वैसा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बनिए। चलिए, अपने सपने साकार करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने आप को आगे लेके चलते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग अपनी अगली ज़बरदस्त क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।